Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I'll be teaching you 11th Economics. Today we are going to continue with our chapter number 4. जैसे कि आपको पता है हम अपना चैप्टर नंबर 4 which is Consumer Equilibrium Indifference Curve ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. आज हमारा मेन टॉपिक जहाँ से आज का लेक्चर शुरू होगा दैट विल बी कंज्यूमर बजट. ठीक है, आज हम अपनी बजट सेट बजट लाइन सारी पढ़ेंगे. लेकिन चैप्टर आगे चलाने से पहले, आज की क्लास आगे करने से पहले पिछली क्लास का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. पिछली क्लास में हमने किया क्या था, ठीक है ना. जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और पिछली क्लास पे हमने मोस्टली अपने सारे फीचर्स किए थे आईसी कर्व के. ठीक है ना. आईसी कर्व के फीचर्स अगर आपको थोड़े याद हो तो हमने सबसे पहले क्या किया था. सबसे पहले हमने अजम्पशंस पढ़े थे इंडिफरेंस कर्व की, क्या अजम्पशंस होती हैं. ठीक है. फिर हमने फीचर्स पढ़े. फीचर्स क्या पढ़े. पहला फीचर था दैट आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, की आईसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है ना. फिर हमने पढ़ा आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी आईसी की शेप ओरिजिन से कन्वेक्स होती है. ऐसा क्यों होता है. ऐसा होता है एमआरएस के कारण. व्हाट इज एमआरएस. एमआरएस होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. दैट मीन्स एक गुड इंक्रीज करने के लिए आप दूसरा गुड कितना सब्सटीट्यूट करने को रेडी हो, दैट इज नोन एज एमआरएस. एमआरएस की मदद से क्या होता है, हमारी जो आईसी कर्व होती है या जो हमारा एमआरएस कर्व होती है वो हमेशा ओरिजिन के कन्वेक्स होती है, क्योंकि हम दोनों गुड्स को आपस में सब्सटीट्यूट कर रहे होते हैं. ठीक है. उसके बाद जब हमने एमआरएस समझा, अपना डायग्राम से समझा व्हाट इज एमआरएस, फिर हमने नेक्स्ट अपना पढ़ा विच इज हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. दिस वाज द थर्ड फीचर. ठीक है. थर्ड फीचर ये कहता था कि आईसी जितनी ज्यादा ऊपर होगी, जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगी. ऐसा क्यों होगा. ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जितनी ज्यादा आईसी होगी दैट मीन्स हमारा इनकम लेवल भी उतना ज्यादा इंक्रीज किया होगा. ठीक है. और जितना ज्यादा इनकम लेवल इंक्रीज होगा उतने ज्यादा गुड्स बाय कर पाओगे और आपके सेटिस्फैक्शन लेवल भी ज्यादा होगी. ठीक है ना. नेक्स्ट वॉज आईसी डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर. हमने क्या पढ़ा कि आईसी आपस में इंटरसेक्ट या एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है. ठीक है. क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे जब हमने आईसी कर्व अजम्पशंस पढ़ी थी तो हमने कहा था हम दोनों गुड्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है ना. लेकिन जब हम आईसी कर्व्स को क्रॉस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे गुड्स को सब्स्टिट्यूट करने में फर्क आ रहा है. ठीक है. जिसके कारण आईसी कभी भी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करती है. Then our last feature was IC does not touch x-axis और y-axis. IC x-axis या y-axis को टच नहीं करती है. ऐसा क्यों. क्योंकि हमने assumptions में पढ़ा है कि कंज्यूमर हमेशा उन्हीं गुड्स में स्पेंड करेगा जिसमें सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो, यानी जिनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो. दैट मीन्स कंज्यूमर हमेशा दो गुड्स में ही स्पेंड करेगा. अगर कंज्यूमर दो गुड्स में स्पेंड कर रहा है तो हम किसी भी एक कमोडिटी को जीरो नहीं कर सकते. ठीक है ना. इसीलिए आईसी कभी भी ना वाई एक्सिस को टच करेंगे ना एक्स एक्सिस को. क्यों. क्योंकि दोनों एक्सिस पे हमने कोई ना कोई कमोडिटी ली होती है. तो अगर हमारा आईसी किसी भी एक्सिस को टच करेगा दैट मीन्स वहां पे वो कमोडिटी जीरो होगी, विच इज रॉन्ग, जहाँ पे हमारी अजम्पशन गलत हो जाएगी. इसीलिए आईसी कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करती है. ठीक है ना. आज हम चलने लगे हैं अपना कंज्यूमर बजट और बजट सेट और बजट लाइन के साथ. ठीक है. बजट वर्ड तो हमने बहुत बारी सुना है. बजट होता क्या है. बेसिकली लेमन लैंग्वेज में कहा है बजट क्या होता है. बजट मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल घर का आपका बजट बनता होगा. दैट मीन्स आपके घर का मंथली एक्सपेंडिचर निकलता होगा कि इतने पैसों में हम क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या काम करना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके फादर ने आपको 10,000 रुपीज दिए एक मंथ के लिए और उन्होंने कहा ये आपका मंथली एक्सपेंडिचर है, इसमें आपको सब चीजें अपनी निकालनी है, सब चीजें इसी में से स्पेंड करनी है, इसके अलावा आपको एक भी पेनी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी. ठीक है. तो 10,000 को अपने किन किन चीजों में डिवाइड करना है, कैटेगरीली किन चीजों में कितने पैसे डालने हैं, उस 10,000 को कैसे स्पेंड करना है, दैट इज योर बजट. कि बजट को यानी आपके अमाउंट को आप किन चीजों में कैसे स्पेंड करेंगे.
ठीक है, लेमन लैंग्वेज में तो हमें तो यही समझ आती है कि बजट यही होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। क्या कंज्यूमर बजट यानी बजट इकोनॉमिक्स कहना क्या चाहती है, इकोनॉमिक्स में बजट होता क्या है। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट अ कंज्यूमर हैज बॉट हैज बजट ऑफ ₹60। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है कि लेट सपोज एक कंज्यूमर है जिसको बजट दिया है सिर्फ ₹60। ना क्वेश्चन अराइजेस मैम ₹60 में क्या होता है, ₹60 में क्या आता है, ठीक है ना। लेकिन इकोनॉमिक्स असम्पशन के साथ चलते हैं कि जैसे हमने उसे सिर्फ बजट दिया ₹60 की, हाँ अब तेरे को प्रॉब्लम होगी, अब अपना बजट बना, है ना। ₹60 उसको हमने पैसे दिए, उसको वो पैसे खर्च करने हैं गुड 1 में और गुड 2 में, इस अकॉर्डिंग कि वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, यानी ₹60 की अमाउंट उसे 2 कमोडिटीज में स्पेंड करनी है। ऑल्सो assume that price of good one is ₹2 per unit। ले, ये तो अच्छा हो गया उसके लिए, है ना। हमने तो सोचा उसे ₹60 देके तंग करेंगे, कितने पैसे में होता भी क्या है। लेकिन अब वो जो 2 कमोडिटीज लेने जा रहा है उसमें से पहली कमोडिटी का तो प्राइस ही ₹2 है, ठीक है, और दूसरी कमोडिटी का प्राइस है ₹1। ठीक है, यानी गुड 1 का प्राइस है ₹2 और गुड 2 का प्राइस है ₹1। ठीक है, accordingly he made the following budget set of the consumer। this set shows consumption possibilities for the consumer given his income and prices of good 1 and good 2। ठीक है, जब उसने कहा अब मैं ₹60 है मेरे पास, अच्छा मैंने गुड 1 लेना है तो वो ₹2 का है, गुड 2 लेना है तो वो ₹1 का, तो मैं ऐसा करता हूँ सबसे पहले अपना पॉसिबिलिटीज बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी क्या कहते हैं हम उसे, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी कॉम्बिनेशंस बना लेता हूँ कि मैं पैसे किस तरह से खर्च कर सकता हूँ, कितनी कितनी क्या चीज ले सकता हूँ, मेरी प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो उसने अपने लिए एक सेट बना लिया, आप देख सकते हैं उसने लिखा कमोडिटी 1 और कमोडिटी 2 में अपने पैसे डिवाइड कर लिए, अपनी कमोडिटीज डिवाइड कर ली। उसने देखा कि अगर वो गुड 1 ले ही ना, ठीक है, तो वो गुड 2 60 ले सकता है। 60 क्यों ले सकता है, क्योंकि गुड 2 का प्राइस क्या है, गुड 2 का प्राइस है ₹1। ठीक है, और यानी ₹60 में 60 गुड 2 आ सकते हैं, है ना। फिर उसने सोचा कि नहीं यार, गुड 1 0 नहीं करना, मैं ऐसा करता हूँ गुड 1 10 ले लेता हूँ। गुड 1 का प्राइस है 10। ठीक है, गुड 1 उसने सॉरी ले लिया 10, यानी ₹20 खर्च हो गए क्योंकि ₹2 का एक है ना। और यहाँ पे बचे कितने, 40, तो उसने ₹40 का पूरा गुड 2 ले लिया। ठीक है, फिर वो आगे गया थर्ड में, उसने थर्ड कॉम्बिनेशन बनाया कि यार गुड 1 और ले लेता हूँ, 20 यूनिट्स गुड 1 के ले लेता हूँ। 20 यूनिट्स गुड 1 का मतलब होता है 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज ₹40। ठीक है, 20 यूनिट्स हैं, प्राइस नहीं है, यानी उसने 20 आइटम्स लिए गुड 1 के जिनका प्राइस था ₹2 पर यूनिट। ठीक है, ₹2 पर यूनिट का मतलब है 20 यूनिट्स की कॉस्ट हो गई ₹40। ठीक है ना, ₹40 यही खर्च कर दिए तो बचे कितने, ₹20, यानी गुड 2 कितने ले पाएगा वो, 20। क्यों, क्योंकि ₹1 की एक चीज है तो 20 ही आएगी, है ना। फिर कमोडिटी 1 उसने सोचा अच्छा और ले लेता हूँ, तो उसने सोचा अब मैं कमोडिटी 1 की यूनिट्स 30 ले लूंगा। 30 यूनिट्स लेने का मतलब है उसको प्राइस कितना पड़ा, 30 यूनिट्स का मतलब है उसे प्राइस पड़ा ₹60। ठीक है, अब ₹60 यूनिट 1 में ही खर्च कर दिए हैं, तो बताओ अब यूनिट 2 का कोई पैसा बचेगा, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि बजट ही ₹60 का है और पूरे की पूरी अमाउंट का आप यूनिट 1 ले लोगे तो यूनिट 2 के लिए तो पैसा ही नहीं है ना। तो उसने अपने लिए ये एक चार्ट बनाया कि मैं किस तरीके से खर्चा कर सकता हूँ। ठीक है, if a consumer spends his entire income of good 1, he can buy 30 units of it। On the other hand, if he spends his entire income on good 2, he gets 60 units of it। अच्छा, उसने कहा कि अगर कंज्यूमर सोचे कि मैं गुड 1 पे सारा पैसा लगा देता हूँ तो वो गुड 1 की 30 आइटम्स ले सकेगा और गुड 2 तो ले ही नहीं सकेगा, है ना। ये आप देख सकते हैं कि अगर वो अपना सारा पैसा गुड 1 में लगा दे तो गुड 1 कितना आएगा, 30, और गुड 2 तो मिलेगा ही नहीं। वैसे ही ऑल्टरनेटिवली अगर वो सोचे कि यार मैं गुड 2 सारा ले लेता हूँ, गुड 2 वो सारा ले ले तो गुड 1 के लिए क्या प्राइस बचेगा, आंसर इज नो। गुड 1 फिर वो ले ही नहीं पाएगा क्योंकि सारा खर्चा तो गुड 2 में कर दिया, तो गुड 1 लेने के लिए पैसे बचेंगे ही नहीं। ठीक है ना। Alternatively, a consumer can buy 10 units of good 1 and 40 units of good 2
यानी उसने और कॉम्बिनेशंस बताया कि या तो कंज्यूमर ऐसा कर सकता है कि 10 यूनिट्स गुड 1 के ले ले और 40 यूनिट्स गुड 2 के ले ले, या फिर 20 यूनिट्स गुड 1 के ले ले और 20 ही यूनिट्स गुड 2 के भी ले ले। ठीक है, ये उसके हमने कुछ वो पढ़े कॉम्बिनेशंस कि वो किस अकॉर्डिंग अपना खर्चा करना चाहता था, किस अकॉर्डिंग अपने कॉम्बिनेशंस बनाना चाहता था। ठीक है, ये बेसिकली क्या था, ये था बजट सेट। बजट सेट क्या होता है? बजट सेट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बजट सेट बेसिकली होता है जब आपको दो कमोडिटीज दी हुई हैं, दोनों कमोडिटीज का प्राइस दिया हुआ है और आपको आपका इनकम लेवल दिया हुआ है। ठीक है, जब ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं और इन्हीं चीजों की मदद से आप अपने कुछ कॉम्बिनेशंस बनाएं कि किन कॉम्बिनेशंस में आप खर्चा कर सकते हैं, यानी किन कॉम्बिनेशंस में आप वो दोनों कमोडिटीज को बाय कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं बजट सेट। ठीक है, बजट सेट का मतलब है जब आपको दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस, दोनों कमोडिटीज, आपको आपका इनकम लेवल सब गिवन हो और उनमें से आप अपनी कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए कि दोनों गुड्स आप कैसे खरीदना चाहते हो, उसको कहते हैं बजट सेट। ठीक है, आई होप क्लियर है व्हाट इज बजट सेट। बजट सेट का एक इक्वेशन होती है, एक फॉर्मूला होता है। बजट सेट का फॉर्मूला होता है P1 plus X1 plus P2 X2 which is less than or equal to Y। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। फॉर्मूला का मतलब क्या है, PXY है क्या, बताती हूँ। P1 का मतलब है प्राइस ऑफ गुड 1। ठीक है, यहाँ पे P1 stands for प्राइस ऑफ गुड 1, X1 stands for क्वांटिटी ऑफ गुड। ठीक है, P का मतलब है प्राइस, X का मतलब है क्वांटिटी। ठीक है, कि आप उस आइटम की कितनी क्वांटिटी बाय करने जा रहे हो। P2 का मतलब है प्राइस ऑफ गुड 2, यानी सेकंड कमोडिटी का प्राइस। अब इसमें कंफ्यूज ना होना कि दो आइटम्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स एन अजम्पशन कि कंज्यूमर हमेशा दो ही कमोडिटीज पे स्पेंड करेगा। ठीक है ना, देन इट इज प्राइस ऑफ गुड 2। फिर X2 का मतलब है क्वांटिटी ऑफ गुड 2, यानी गुड 2 की कितनी क्वांटिटी वो बाय करने जा रहा है। एंड लास्ट इज Y। वाई क्या होता है, इकोनॉमिक्स में वाई का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल बजट, और कह सकते हो आप अपना इनकम। ठीक है, वाई का मतलब होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर, कितना टोटल खर्चे करना है आपने कितने पैसों को, या आपका टोटल बजट कितना, आपकी टोटल इनकम कितनी। ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया है वाई का मतलब इनकम भी होता है कि आपकी टोटल इनकम है कितनी, आप कितना खर्चा करने वाले हो, कितने पैसों का खर्चा करने वाले। ठीक है, दिस इज व्हाट इज वाई। ये इक्वेशन होती है बजट सेट की। इससे हमें पता लगता है बजट सेट के बारे में। क्या इक्वेशन होती है, P1 X1 प्लस P2 X2 which should be less than or equal to Y, and Y is what, Y is your income। ठीक है, आई होप क्लियर है व्हाट इज बजट सेट। बजट सेट का मतलब होता है जब आपको कमोडिटीज दोनों गिवन हो, उनके प्राइसेस गिवन हो, आपको साथ में आपकी इनकम भी गिवन हो, जब इन तीनों की मदद से आप कुछ कॉम्बिनेशंस बनाएं। ठीक है, कि आप किस तरीके से दोनों चीजों को, दोनों कमोडिटीज को बाय करोगे, उसको हम कहते हैं बजट सेट। ठीक है, बजट सेट का फॉर्मूला भी क्लियर आई होप व्हाट इज बजट सेट। अब हमने यहाँ हेडिंग में एक वर्ड पढ़ा बजट सेट एंड बजट लाइन। बजट लाइन पढ़ते हैं, लेकिन बजट सेट को हम एक और नाम से भी जानते हैं विच इज बजट कंस्ट्रेंट। बजट सेट इज ऑल्सो नोन एज बजट कंस्ट्रेंट as it shows the limit up to which the consumer can buy a set of two goods with his given income। बजट कंस्ट्रेंट क्यों कहते हैं, बजट कंस्ट्रेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि बजट सेट हमें एक लिमिट बताता है कि इतने ही लिमिट तक एक कंज्यूमर दोनों कमोडिटीज पे खर्चा कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। ठीक है, दिस इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब बजट लाइन को थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, बजट लाइन होती क्या है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाई है बजट लाइन। बजट लाइन आपको पता है, हम पहले तो सिंपल ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के साथ, एक तरफ गुड 2 एक तरफ गुड 1। ठीक है, बजट लाइन होती है कॉम्बिनेशंस।
कॉम्बिनेशन कैसे, हमने देखा कि गुड 2 के हम मैक्सिमम 60 आउटपुट्स खरीद सकते थे, ठीक है, और गुड 1 के हम मैक्सिमम 30 खरीद सकते थे। क्यों? अगर आप भूल गए हैं क्यों, तो ये टेबल दोबारा याद कीजिए। यहाँ पे देखिए गुड 1 के सबसे ज्यादा हम कितने खरीद पा रहे थे यूनिट्स, इट्स 30 यूनिट्स हम गुड 1 के खरीद पा रहे थे और 60 यूनिट्स गुड 2 के खरीद पा रहे थे, है ना। इसी से बनती है बजट लाइन। यहाँ पे बजट लाइन देखिए, बजट लाइन एक 60 पे है, एक 30 पे है। 60 शो कर रहा है कि हम गुड 2 की 60 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं, मैक्सिमम 60 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अमाउंट ही 60 रुपीज थी, ठीक है। और गुड 2 का प्राइस क्या था? गुड 2 का प्राइस था हमारा ₹1, जिसके कारण हम मैक्सिमम सिर्फ 60 यूनिट्स ही परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर गुड 1 30 पे है, क्यों? क्योंकि गुड 1 का प्राइस था ₹2, दैट मीन्स हम उसकी मैक्सिमम कितने यूनिट्स ले सकते हैं, उसके मैक्सिमम, अगर गुड 2 ना भी लें तो गुड 1 के हम मैक्सिमम सिर्फ 30 यूनिट्स ही ले सकते हैं। इसीलिए इन दोनों को कंबाइन करके बजट लाइन या प्राइस लाइन बनती है, विच शोज कि आप इन दोनों कमोडिटीज के इनके रिस्पेक्टिव नंबर से ज्यादा नहीं यूनिट्स परचेज कर सकते। दैट मीन्स गुड 2 की लाइन में 60 मैक्सिमम है, तो अब 60 से ज्यादा परचेज नहीं कर सकते, और गुड 1 की लाइन में 30 मैक्स, तो आप 30 से ज्यादा परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर व्हाई बजट लाइन इज ड्रॉन लाइक दिस। बजट लाइन इसीलिए ऐसे ड्रॉ होती है क्योंकि बजट लाइन शो करती है आप किसी भी कमोडिटी का मैक्सिमम कितना बाय कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए, जो हमने 60 और 30 की लाइन ड्रॉ की है उसको मैंने नाम दिया है ए एंड बी, ठीक है। अब इनको देख के कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं, चलो उनका आंसर देते हैं। लाइन ए एंड बी इज कॉल्ड बजट लाइन, क्यों? मैंने भी आपको पढ़ा दिया कि अच्छा ये बजट लाइन है, ये दोनों ये शो कर रहे हैं, समझा भी दे, लेकिन दोबारा बजट लाइन क्यों कहते हैं इसे? Because a consumer with his given income of ₹60 can buy 30 units of good 1 or 60 units of good 2 or other possible combinations on line AB. Each point on the line AB indicates one combination of good 1 and good 2 which a consumer can buy with his given income and given the prices of good 1 and good 2. यही जो मैंने आपको समझाया, ये क्यों बजट लाइन है, ये क्यों प्राइस लाइन है, इसीलिए क्योंकि ये मैक्सिमम बताता है कि आप किसी भी गुड का मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो जब आपको उसका प्राइस दिया हुआ हो। इसीलिए ए बी लाइन इज रिप्रेजेंटेटिंग एज बजट लाइन, और बजट लाइन को हम दूसरी एक और चीज कहते हैं विच इज प्राइस लाइन। बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि बजट लाइन हमें प्राइस भी तो बता रही है ना दोनों कमोडिटीज का, ठीक है। प्राइस लाइन भी तो है ना, प्राइस भी तो इंडिकेट करती है, इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन, ठीक है। बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट possible combinations of good 1 and good 2 which a consumer can buy given his budget and the prices of good 1। उसने कहा बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जो वेरियस कॉम्बिनेशन शो करती है जो कंज्यूमर बाय कर सकता है गुड 1 और गुड 2 के, जब उस उन दोनों के प्राइसेस दिए हुए हों, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर व्हाट इज बजट लाइन एंड व्हाट इज बजट, ठीक है। लाइन ए बी इज कॉल्ड प्राइस लाइन। बाय, अब लाइन ए बी को प्राइस लाइन क्यों कहते हैं? Because line AB shows that 30 units of good 1 are equal to 60 units of good 2। line AB को प्राइस लाइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो ये शो करता है गुड 1 का 30 यूनिट्स इज इक्वल टू गुड 2 का 60 यूनिट्स, क्योंकि प्राइसेस में फर्क है ना। गुड 1 का प्राइस है ₹2, गुड 2 का प्राइस है ₹1। इसीलिए ये शो करता है कि गुड 1 के 30 यूनिट्स इज इक्वल टू गुड 2 के 60 यूनिट्स, ठीक है। प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ गुड 1 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ गुड 2, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है? शो कर रहा है गुड 1 का 1 यूनिट का प्राइस इज इक्वल टू गुड 2 के 2 यूनिट्स का प्राइस। थोड़ा समझ नहीं आया है ना, चलो समझते हैं। गुड 1 का प्राइस क्या था? गुड 1 का हमारा प्राइस था ₹2, यानी अगर हम 1 यूनिट लें गुड 1 का तो वो हमें कितने में पड़ेगा? ₹2।
ठीक है। वेयर एज गुड 2 का प्राइस क्या था 1 रुपये, यानी अगर हम गुड 2 के 2 यूनिट्स लेंगे तभी हमारा खर्चा होगा 2 रुपीज विच इज इक्वल। अब समझ लगी कि प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ गुड, यानी एक गुड 1 का 1 यूनिट लेने में जितना पैसा जाएगा गुड 2 के उतने में 2 यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए ये क्या इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी P1 अपॉन P2, यानी प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ सेकेंड कमोडिटी विच इज 60 अपॉन 30, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, यानी उसका एक कमोडिटी लेने के लिए दूसरे का 2 कमोडिटीज लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये शो कर रहा है कितनी क्वांटिटीज आएंगी आपके एक एक कमोडिटीज में। ठीक है, आई होप मैं क्लियर हूं। ठीक है, इफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज प्राइस लाइन, प्राइस लाइन ये उन दोनों के प्राइसेस शो करता है। प्राइस लाइन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ये शो कर रहा है कि अगर आप कमोडिटी 1 का एक गुड लोगे तो कमोडिटी 2 के उतने ही पैसों में 2 गुड जाएंगे। ठीक है, thus price line show price ratio between good 1 and 2. It shows that 2 units of good 1 are to be satisfied for getting 1 unit of good 1. प्राइस लाइन इसीलिए भी शो करती है क्योंकि वो प्राइस रेशियो बताती है दो कमोडिटीज के बीच में, साथ में ये बताती है कि गुड 1 कंज्यूम करने के लिए जो 1 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिली उतनी ही सेटिस्फैक्शन हमें गुड 2 के 2 यूनिट्स कंज्यूम करने से मिलेगी। ठीक है, या वाइस वर्सा। आई होप मैं क्लियर हूं व्हाट इज इट। हमारा नेक्स्ट आता है बजट लाइन और अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल और नॉन अटेनेबल, ये तो वर्ड सुने हैं, आई होप आपको थोड़ा याद हो। अटेनेबल और नॉन अटेनेबल हमने वर्ड्स सुने थे अपने चैप्टर नंबर 1 में, पीपीसी कर्व में, चैप्टर नंबर 2 सॉरी, पीपीसी कर्व जब हमारा आया था जिसमें हमने अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे। अटेनेबल मतलब वो कॉम्बिनेशंस जिन्हें हम अटेन कर सकते हैं, जिन पे हम काम कर सकते हैं। नॉन अटेनेबल मतलब वो कॉम्बिनेशंस जिनको हम नहीं कैप्चर कर सके, जिन पे हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरह अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बजट लाइन में भी होते हैं। बजट लाइन में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ये शो करते हैं कि हम ये अटेन कर सकते हैं कॉम्बिनेशन को, और कुछ कॉम्बिनेशंस हम अटेन नहीं कर सकते। ठीक है ना। Budget line is a line that separates attainable combinations, also called feasible combinations, and the non-attainable combinations, also known as non-feasible combinations. Budget line एक ऐसी लाइन है जो अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को सेपरेट करती है, उन दोनों के बारे में बताती है। ठीक है, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को हम feasible combinations भी कहते हैं। feasible मीन्स जो हम ले सकते हैं, जिन्हें हम अटेन कर सकते हैं, जिन पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन अटेनेबल को हम एक और वर्ड बोलते हैं विच इज नॉन फीजेबल, यानी जिसको हम अटेन नहीं कर सकते, जिस पे हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट आर अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। कैन अ कंज्यूमर गो बियॉन्ड द बजट लाइन। मैंने क्वेश्चन बनता है, क्या एक कंज्यूमर बजट लाइन से आगे जा सकता है? आप बताइए, जा सकता है? बिना इसको पढ़े भी हाइपोथेटिकली सोचते हैं, क्या एक कंज्यूमर बजट लाइन के आगे जा सकता है? आंसर इज नो। एकदम से आंसर आना चाहिए नो। क्यों नहीं? चैप्टर का अजम्पशन ही हमारा ये है, द इनकम लेवल इज फिक्स्ड। जब इनकम लेवल ही फिक्स्ड है तो उससे ज्यादा आप कैसे कोई चीज पे खर्चा कर सकते हो? जब इनकम लेवल ही आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दी है तो उस अमाउंट से ज्यादा एक्सपेंडिचर आप नहीं कर सकते। इसीलिए बजट लाइन कभी भी बियॉन्ड नहीं जा सकती। कंज्यूमर कभी भी बजट लाइन से ज्यादा का खर्चा नहीं कर सकता। ठीक है, नो, अ कंज्यूमर कैनॉट गो बियॉन्ड बजट लाइन एज गिवन हिज बजट एंड द प्राइसेस ऑफ गुड 1 and good 2. Thus, any point beyond the budget line shows non-attainable combinations or a non-feasible combinations. वो कहता नहीं जा सकता कंज्यूमर, क्यों? क्योंकि हमारी असम्पशंस के अकॉर्डिंग हमारा इनकम लेवल गिवन है, हमें दोनों कमोडिटीज का प्राइस भी गिवन है। ठीक है, जिसके कारण कंज्यूमर कभी भी बजट लाइन से आगे नहीं जा सकता। बजट लाइन से आगे सारे के सारे नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होंगे। नॉन अटेनेबल का मतलब है वो कॉम्बिनेशन जो एक कंज्यूमर कंटेन नहीं कर सकता, एक कंज्यूमर अटेन नहीं कर सकता, वो उस पर कोई भी काम नहीं कर सकता। ठीक है,
डायग्रामेटिकली देखते हैं व्हाट इज अटेनेबल एंड व्हाट इज नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में दिस ब्लू लाइन, ठीक है, दिस ब्लू लाइन इज बजट लाइन, ठीक है, ये ब्लू लाइन है आपकी बजट लाइन। ये बजट लाइन शो कर रही है कि मैंने जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा कि गुड 2 के हम सिर्फ 60 यूनिट्स ही बाय कर सकते हैं और गुड 1 के सिर्फ 30 ही यूनिट्स रिस्पेक्टिव टू देयर प्राइसेस, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हमने बजट लाइन बना ली थी। अब बजट लाइन के अंदर ये जो हिस्सा है, अंदर ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये सारा पार्ट, दिस शोज द अटेनेबल कॉम्बिनेशन और फीजिबल कॉम्बिनेशंस, यानी वो कॉम्बिनेशंस जो इसके अंदर यानी इस ब्लू लाइन के अंदर पड़ेंगे, इस एरिया में सारे पड़ेंगे ब्लू ब्लॉक बॉक्स में। इट शोज कि हम ये सारे कॉम्बिनेशंस अटेन कर सकते हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस पे हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 60 और 0 का कॉम्बिनेशन तो आप अटेन कर ही सकते हो, ठीक है। साथ में अगर आप गुड 2 के 50 यूनिट्स लो तो गुड 1 के आप 10 यूनिट्स भी बाय कर सकते हो, ठीक है ना। यानी आप 40 अगर यूनिट्स इसके लो तो आप उसके 20 यूनिट्स ले सकते हो, ऐसे ही रिस्पेक्टिव अब आगे जा सकते हो, ठीक है ना। बजट लाइन के पीछे जितने भी पॉइंट्स हैं ये शो करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स अटेनेबल हैं, फीजिबल हैं, यानी आप ये सारे कॉम्बिनेशंस, इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस आएंगे आप वो सारे अटेन कर सकते हो, ठीक है ना। और ये जो ग्रीन बॉक्स आप देख रहे हो बाहर की तरफ, ये सारा ग्रीन बॉक्स, दिस ग्रीन बॉक्स इंडिकेट्स नॉन अटेनेबल एंड नॉन फीजिबल पॉइंट्स। दैट मीन्स बजट लाइन क्योंकि 60 और 30 पे सीमित है, वहीं तक रुकी हुई है, इसीलिए आप इससे ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, जिसके कारण आप इसके बियॉन्ड खर्चा नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बियॉन्ड खर्चा हम कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकम लेवल ही फिक्स दी हुई है। इनकम लेवल और प्राइसेस फिक्स्ड होने के कारण, दोनों कमोडिटीज के फिक्स होने के कारण हम बजट लाइन से ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे नॉन अटेनेबल पॉइंट्स होंगे। नॉन अटेनेबल पॉइंट्स का मतलब जिन पे हम काम नहीं कर सकते, जिनको हम कभी भी अटेन नहीं कर सकते, ठीक है। कंज्यूमर कैन ओनली अफोर्ड टू बाय कॉम्बिनेशंस that fall along his budget line or inside it। कंज्यूमर सिर्फ उतना ही खर्चा कर सकता है, यानी वही कॉम्बिनेशन अटेन कर सकता है जो या तो बजट लाइन पे हो, यानी बजट लाइन के ऊपर ड्रॉ हो रहे हो, या वो बजट लाइन के अंदर हो, ठीक है। बजट लाइन से बाहर के सारे नॉन अटेनेबल होंगे। बजट लाइन के ऊपर और बजट लाइन से नीचे उसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे दोज आर अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, यानी कंज्यूमर वो सारे कॉम्बिनेशंस को अटेन कर सकता है, ठीक है। द रीजन इज नोन एज फीजिबल रीजन। ये जो आप ब्लू वाला रीजन देख रहे हो इसको हम फीजिबल रीजन भी कहते हैं। फीजिबल रीजन का मतलब होता है ये वो रीजन है जिसको हम अटेन कर सकते हैं, जिसके हम सारे कॉम्बिनेशंस में से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। A consumer cannot afford to buy combination that are beyond his budget line। This region is called non-feasible region। कंज्यूमर कोई भी अपनी कॉम्बिनेशन जो इसके बजट लाइन के बाहर इस ग्रीन बॉक्स में बाहर पड़े उन्हें नहीं अटेन कर सकता, इसीलिए इस रीजन को हम कहते हैं नॉन फीजिबल रीजन, ठीक है। फीजिबल रीजन होता है जो बजट लाइन के ऊपर या बजट लाइन के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस बने जो कंज्यूमर अटेन करना चाहता है, दोज आर नोन एज फीजिबल कॉम्बिनेशंस। और बाकी सारे कॉम्बिनेशन जो उसके बजट लाइन के बाहर पड़े, ठीक है, दोज आर नोन एज नॉन फीजिबल रीजन या नॉन अटेनेबल रीजन, ठीक है। आई होप मैं क्लियर हुआ यहाँ तक। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं क्योंकि हमने कुछ हैवी आज टर्म्स पढ़ी हैं, आज हमने बजट लाइन पढ़ी है एंड बजट लाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्लोप पढ़ेंगे बजट लाइन की, पर अभी थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं आज की क्लास में क्या किया, ठीक है। आज की क्लास में हमने कंज्यूमर बजट पढ़ा, कंज्यूमर सेट के बारे में जाना, कंज्यूमर लाइन के बारे में जाना, कंज्यूमर सेट का हमने फॉर्मूला देखा, हमने उसके कुछ बेसिक टर्म्स के एब्रीविएशंस देखी, साथ में हमने समझा कि बजट सेट को हम बजट कंस्ट्रेंट भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने बजट लाइन की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखी कि बजट लाइन बनती कैसे है, ठीक है। फिर हमने बजट लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, दैट इज लाइन ए बी को बजट लाइन क्यों कहते हैं और साथ में इसको प्राइस लाइन क्यों कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं।
तो हमने दोनों क्वेश्चंस का आंसर भी दिया कि बजट लाइन क्या शो करती है और उसे प्राइस लाइन भी क्यों कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़े बजट लाइन के अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, यानी अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बजट लाइन में क्या होते हैं और नॉन अटेनेबल क्या होते हैं। हमने देखा अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस जो कि एक कंज्यूमर अटेन कर सकता है, यानी जो कि एक कंज्यूमर किस उसके रिलेटेड, यानी बजट लाइन के ऊपर या बजट लाइन के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो कंज्यूमर अटेन कर सकता है, जो कंज्यूमर जिन कॉम्बिनेशंस को ले सकता है, उसे हम कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस या फीजेबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, और बाकी सारे कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन के बियॉन्ड है, बजट लाइन से ज्यादा है, उसके बाहर है, उन सबको हम कहते हैं नॉन अटेनेबल एंड नॉन फीजेबल रीजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारे कॉम्बिनेशंस को कंज्यूमर अटेन नहीं कर सकता है। ठीक है, आई होप मैं क्लियर हूं आज कि इतना आज हमने जितना पढ़ा, आई होप वी आर क्लियर विद इट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे, स्लोप पढ़ेंगे आगे और उसके आगे अपना चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।